नमस्कार साथियों, मैं अंकित कुमार आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल Amazon फॉर यू में। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। जो हाइपर पैराथायरॉयडिज्म है, ये भी क्या है, पैराथायरॉयड ग्लैंड का ही डिसऑर्डर है। इससे पहले हमने जो पैराथायरॉयड ग्लैंड का डिसऑर्डर हमने डिस्कस किया था, उसका नाम था हाइपोपैराथायरॉयडिज्म। चलो आइए देखते हैं इस कंडीशन में क्या होता है। इस कंडीशन में दोस्तों होता है, हमारी जो पैराथायरॉयड ग्लैंड है ओवर प्रोडक्शन करने लगती है पैराथायरॉयड का। और वो जो पैराथायरॉयड का जो ओवर प्रोडक्शन होता है, वो होता है किस वजह से है दोस्तों? वो होता है डिकैल्सिफिकेशन ऑफ बोन। अब डिकैल्सिफिकेशन एक ऐसा वर्ड है जिसमें हमारे जो इनऑर्गेनिक कैल्शियम है वो रिमूव होता है बाय द हमारे कोलिन मैट्रिक्स की वजह से। अब कोलिन मैट्रिक्स जो होते हैं हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं और रिमूव करते हैं हमारे इनऑर्गेनिक कैल्शियम को, और उसका जो कैल्शियम रिमूव हो रहे होते हैं उनका डिपोजिशन होता है हमारी किडनी के अंदर। और किडनी में किसमें दोस्तों? नेफ्रॉन के ट्यूब्यूल्स में, या इसको हम बोलते हैं प्रोक्सिमल कन्वर्टिव ट्यूब्यूल्स के अंदर, या हम बोल सकते हैं दूसरा लूप ऑफ हेनले के अंदर। देखते हैं दोस्तों इसकी डेफिनेशन। ओवर प्रोडक्शन ऑफ पैराथॉर्मोन, ये होता है किस वजह से दोस्तों? डिकैल्सिफिकेशन ऑफ बोन। डिकैल्सिफिकेशन हम किसको बोल रहे हैं दोस्तों? कोलेजन जो मैट्रिक्स हमारी बॉडी के अंदर, कोलेजन मैट्रिक्स जो प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, ये क्या करते हैं? ये रिमूव करते हैं इनऑर्गेनिक कैल्शियम को। अब ये कैल्शियम जब रिमूव हो तो हमारी बॉडी से कहां पर जाएंगे दोस्तों? तो इसका जो फंडा है ये जाएंगे नेफ्रॉन के। जी, नेफ्रॉन जो हमारी फंक्शनल यूनिट होती है किडनी की, नेफ्रॉन के लूप ऑफ हेनले और पीसीटी के अंदर। पीसीटी दोस्तों होता है प्रोक्सिमल कन्वल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। दोस्तों, जब हमारी बॉडी में क्या होता है, इनऑर्गेनिक कैल्शियम का डिपोजिशन लूप ऑफ हेनले के अंदर होता है, तो ये लीड करता है दोस्तों रीनल कैनकुलाई को। जी हाँ, बिल्कुल, किडनी के स्टोन को ये लीड करता है। तो ये होगा इसकी डेफिनेशन। अब दोस्तों इसके कुछ टाइप्स हैं जो आपको जानने बहुत जरूरी हैं। इसका जो पहला टाइप आता है दोस्तों, उसको बोलते हैं हम प्राइमरी पैरा हाइपोथायरॉयडिज्म। प्राइमरी पीएचटी हाइपर पैरा। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों? कुछ लोगों में इसके सिम्टम्स देखने को नहीं मिलते हैं। जी बिल्कुल, प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म में क्या होता है दोस्तों? इसमें कुछ लोगों में सिम्टम्स देखने को नहीं मिलते हैं, फिर भी अगर से कुछ सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, वो मिलते हैं वुमेन्स के अंदर। जी हाँ, बिल्कुल, वुमेन्स के अंदर देखने को सिम्टम्स के मिलेंगे। क्यों देखने को मिलेंगे? क्योंकि जो ईयर ऑफ जो उसका 60 अबव एज की जो वुमेन्स होती हैं उनके अंदर ये सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। हम बात करें क्यों देखने को मिले, क्योंकि ऑल्ट्रेशन हो जाती है, ऑल्ट्रेशन इन कैल्शियम एंड पैराथॉर्मोन सिक्रीशन के अंदर। जी बिल्कुल, इन दोनों के बीच में क्या होती है दोस्तों? अल्ट्रेशन हो जाती है, जिसकी वजह से जो क्या जिसकी वजह से क्या होता है दोस्तों? कैल्शियम डिपोजिशन होने लगता है। और कैल्शियम डिपोजिशन होगा तो ये किसको लीड करेगा दोस्तों? अर्थराइटिस को। जी बिल्कुल, जिसको आप बोलते हैं गठियाबाई। जी हाँ, जोड़ों के अंदर क्या होने लग जाएगा? कैल्शियम का डिपोजिशन होने लग जाएगा। ये किस वजह से हो रहा है दोस्तों? एज फैक्टर की वजह से। अगर इसम की बात करें कौन सी एज में नहीं होता है, उसमें ये चिल्ड्रन में बहुत ही रेयर चांस होते हैं जो चिल्ड्रन में होगा, वरना अगर इसका जो 15 ईयर्स से जो उभव के बच्चे हैं, 15 साल से जो ऊपर के बच्चे होते हैं, या उनसे जो ऊपर के एज के जो
एडल्ट लोग आते हैं उनमें क्या होता है 20 to 30% ये केसेस होने के चांसेस बढ़े जाते हैं। लेकिन जो इसका अगर हम 90% या 80 to 90% इसके हम चांस करें तो इसकी बात करें, इसके चांसेस होने की बात करें तो ये होता है ओल्ड एज में। हम बात करें इसके सेकेंडरी हाइपोथायराइडिज्म की दोस्तों, तो ये सिमिलर होता है बिल्कुल हमारे प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म जैसा। सेकेंडरी हाइपो पैरा थायरॉइडिज्म, जी बिल्कुल, एज सिमिलर टू प्राइमरी, जी बिल्कुल। आप बोल रहे हैं अगर ये प्राइमरी जैसा तो इसमें चेंजेस क्या है दोस्तों, ये उन लोगों में चांसेस उसमें उन लोगों की होने की संभावना है जिन लोगों को रीनल फेलियर की प्रॉब्लम है या जिनका जीएफआर डिक्रीज है। जीएफआर बोले तो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट, जी फिल्ट्रेशन रेट जिनका डिक्रीज है, या फिर जिनको क्या है रीनल प्रॉब्लम है, या हम बोल सकते हैं किसी को क्या है कि उसकी किडनी फेल है। इसी वजह से दोस्तों इसको हम क्या बोल सकते हैं, इस कंडीशन का नाम हो सकता है किडनी रिकेट्स, जी बिल्कुल, किडनी रिकेट्स हम इसको बोल सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों इसके कारण की। अब कारण क्या होते हैं इसके, सबसे पहला जो एटियोलॉजिकल फैक्टर आता है दोस्तों इसका, वो आता है पैराथायरॉइड ट्यूमर। पैराथायरॉइड ग्लैंड में कोई ट्यूमर फॉर्म हो जाए जिसको बोले। दूसरा आता है दोस्तों इसका थायरॉइडेक्टमी। तीसरा आएगा इसका सीवियर कैल्शियम डेफिशिएंसी। चार नंबर की बात करें, कोई बिनाइन ट्यूमर अराउंड द थायराइड। पांच नंबर की बात करें दोस्तों इसके ऑटो इम्यून। ऑटो इम्यून की बात करते हैं दोस्तों, फिर बात करते हैं इसके एक हम किसी पेशेंट को क्या हुई हो किडनी ट्रांसप्लांटेशन। किडनी ट्रांसप्लांटेशन, जी बिल्कुल। अब दोस्तों इसको समझते हैं हम डिटेल में। पैराथायरॉइड ट्यूमर क्यों, कि अगर पैराथायरॉइड ग्लैंड के अराउंड या उनके हेल्दी टिश्यू में अगर कोई ट्यूमर फॉर्म हो जाएगा तो क्या होगा दोस्तों, प्रॉपर क्या आएगी, जो उनके फंक्शन है, जो हमारे हार्मोन्स रिलीज हो रहे होते हैं उनको क्या है प्रॉपर मेंटेन नहीं हो पाएगा प्रॉपर तरीके से। दूसरा हम करते हैं थायरॉइडेक्टमी। थायरॉइडेक्टमी किस वजह से होता है, अगर एक्सीडेंटली क्या है पैराथायरॉइड ग्लैंड का की वजह से उसके हेल्दी टिश्यू को रिमूव कर दे तब उस कंडीशन में। दूसरा क्या है कि सीवियर कैल्शियम डेफिशिएंसी की वजह से, सीवियर कैल्शियम डेफिशिएंसी की वजह से हो सकता है। तीसरा है बिनाइन ट्यूमर अराउंड द थायरॉइड ग्लैंड, जो ट्यूमर फॉर्म हो सकता है कई बिनाइन, कोई सिस्ट फॉर्म हो सकती है उसकी वजह से। तीसरा क्या है ऑटोइम्यून डिसऑर्डर। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर मेनली हम अभी तक बात करते हैं ग्रेव डिजीज, हशीमोटो डिजीज, क्या कि जो मिस्टेकन बाय मिस्टेक क्या करने लगती है आपके पैराथायरॉइड ग्लैंड के ऊपर अटैक करने लगती है। तीसरा किडनी ट्रांसप्लांटेशन। किडनी ट्रांसप्लांटेशन इस वजह से होता है क्योंकि जो क्या होता है कैल्शियम और जो फॉस्फोरस होते हैं, फॉस्फोरस का एक्सक्रीट आउट नहीं हो पाता है जिसकी वजह से कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन होने लगता है हमारे पीसीटी के अंदर। और दूसरा हम बात करें तो लूप ऑफ हेनले, इसको हम बोलते हैं मेडुलरी लूप। दोस्तों एक उसके कुछ कारण थे। अब तीसरा बात करते हैं इसके कुछ सिम्टम्स की,
क्या क्या सिम्टम्स में देखने को हमें मिलेंगे। सबसे पहले अगर हम इसके सिम्टम्स की बात करें दोस्तों, तो सबसे पहला आएगा नोजिया वोमिटिंग, नोजिया वोमिटिंग। दूसरी हम बात करें इसमें दोस्तों, वीकनेस हो सकती है। तीसरा हम बात करें दोस्तों, जॉइंट पेन होगा। पॉलीडिप्सिया की प्रॉब्लम हो सकती है दोस्तों इसमें। तीसरा आएगा इसमें न्यूरोलॉजिकल चेंजेस। अब न्यूरोलॉजिकल चेंजेस क्यों? न्यूरोलॉजिकल चेंजेस बेसिकली तब होते हैं जब आपकी बॉडी में कैल्शियम डायरेक्टली ब्रेन के ऊपर अटैक करने लगे, तो वो कंडीशन न्यूरोसिस से साइकोसिस में कन्वर्ट हो जाती है। अब साइकोसिस में कौन सी सिम्टम्स आ सकते हैं दोस्तों? सबसे पहले डिप्रेशन की प्रॉब्लम होगी। दूसरा मूड डिसऑर्डर उस पेशेंट को हो सकता है, उसका मूड प्रॉपर स्टेबल नहीं रहेगा। पेशेंट क्या है कि अकेला अकेला घर में रहने लग जाएगा। पेशेंट को किसी एक्टिविटी में कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा। तो इस तरह के सिम्टम्स हमें देखने को पेशेंट के अंदर मिल सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों इसके पेन किस तरह का होगा। तो बॉडी में दोस्तों स्केलेटन पेन होगा, स्केलेटल पेन। जी बिल्कुल, स्केलेटल पेन किस तरीके का? स्केलेटन पेन, उसकी बैक में पेन होगा, जॉइंट पेन होगा। जी हाँ बिल्कुल, स्केलेटन पेन हम उसी को बोले हैं, उसके बैक में पेन होगा पेशेंट की। दूसरा जॉइंट पेन होगा। नेक्स्ट सिम्टम्स की बात करते हैं दोस्तों इसमें हम, बोन डिफॉर्मिटीज। बिल्कुल, बोन डिफॉर्मिटीज की प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा ऑस्टियोब्लास्टिक कंडीशन हो सकती है। बोन डिफॉर्मिटीज। दूसरी बात करते हैं हम इसमें, ऑस्टियोक्लास्ट। तीसरी बात कर सकते हैं, ओवर प्रोडक्शन हो सकता है बोन का। जी, और ओवर प्रोडक्शन किस वजह से होता है दोस्तों? वो इसमें हम क्या फाइंड आउट करते हैं ओवर प्रोडक्शन में? इसमें हम देखते हैं बिनाइन बिनाइन जो जेंट सेल होती हैं, उसकी वजह से क्या होता है दोस्तों? ओवर प्रोडक्शन होने लगता है। जो कभी कभी क्या होती है, ये बोन्स के अंदर सिस्ट फॉर्म करने लगती है या ट्यूमर फॉर्म कर सकती है, जो लास्ट में जाके मेटास्टेसिस की प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकती है। जी हाँ, जो जेंट सेल हम पढ़ रहे हैं, ये क्या करती है, बोन के अंदर कोई सिस्ट फॉर्म करेगी। अगर आपने समय रहते ट्रीटमेंट नहीं लिया, कोई जांच नहीं करवाई, तो आगे क्या करेंगे, ये स्प्रेड हो सकता है, मेटास्टेसिस की प्रॉब्लम हो सकती है। तीसरे हम डाइजेस्टिव से रिलेटेड बात करें दोस्तों, इसको होगा पेप्टिक अल्सर। जी बिल्कुल, पेप्टिक अल्सर की प्रॉब्लम हो सकती है। पेशेंट को इंडाइजेशन होगा। इंडाइजेशन होगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों इसके डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की। अब डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन करते कैसे हैं, सेम अभी तक हम करते आएंगे। अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हो तो आपको ये अभी तक ये याद हो गया होगा, ये आपने समझ लिया होगा कि डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन करते कैसे हैं। कंडीशन से रिलेटेड सबसे पहले हम क्या करते हैं दोस्तों, हिस्ट्री कलेक्शन करने की कोशिश करेंगे। हिस्ट्री कलेक्शन में आप सबसे पहले क्या पूछेंगे पेशेंट से, कोई पुरानी सर्जरी की बात करेंगे, कोई हेरिडेटरी प्रॉब्लम उनसे पूछेंगे, कोई अगर पेशेंट से मतलब उनके घर में किसी को क्या है कि इस तरह की कोई प्रॉब्लम है, पैराथायरॉइड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है। दूसरा हम बात करेंगे पेशेंट से कि उनकी कोई सर्जरी तो नहीं हुई है। बात करते हैं तीसरी की पेशेंट को क्या है कि कोई नोड्यूल्स तो नहीं फॉर्म हुआ है। समझ आया दोस्तों? अगर इस तरह की उसने कुछ पुरानी मेडिकेशन ली है या कोई कैल्शियम से रिलेटेड उसकी जो डाइट है वो किस तरह की चल रही है, कितना डेली इंटेक है वो कैल्शियम से रिलेटेड जो डाइट ले रहा है वो कितनी ले रहा है। फिर हम बात करते हैं दोस्तों फिजिकल एग्जामिनेशन की। फिजिकल एग्जामिनेशन में हम दोस्तों ये चेक करेंगे उसके जो पेशेंट का जो पोस्चर है वो किस तरीके का है, क्योंकि पेशेंट को क्या है, रिकेट्स की प्रॉब्लम भी हो रखी है। रिकेट्स समझते हैं आप? इस तरह की जो बोन का साइज है उसका
सॉरी बोन का जो स्ट्रक्चर है इस तरीके से फॉर्म होने लग जाता है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से क्या होता है, बोन का जो शेप है इस तरीके की होने लग जाती है। दोस्तों एक सिम्टम्स हम इसमें भूल गए थे, वो होता है रिकेट्स। जी हाँ, जो आपने बच्चों में देखा होगा, रिकेट्स का मोस्ट कॉमन सिम्टम्स होता है। हमने पढ़ लिया है अभी तक हिस्ट्री कलेक्शन, दूसरा है फिजिकल एग्जामिनेशन, तीसरी बात करें तो इसमें हम दोस्तों ब्लड टेस्ट चेक करेंगे। ब्लड टेस्ट में हमें क्या मिलेगा दोस्तों, जो कैल्शियम का लेवल है वो इंक्रीज मिलेगा। जी हाँ, और जो फॉस्फोरस का लेवल है वो डिक्रीज मिलेगा। यही इसका क्या है, कंफर्मेटरी टेस्ट है दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों इसकी हम थायराइड अल्ट्रासाउंड की। अल्ट्रा साउंड की दूसरा इसमें हम सीटी स्कैन और एमआरआई करा सकते हैं दोस्तों। सीटी स्कैन और एमआरआई इसके लिए हम टेस्ट कराते हैं। ये किस लिए, ये डिटेक्शन को किसका, ट्यूमर का, या कोई बिनाइन सेल अगर पेशेंट के पैराथायरॉइड ग्लैंड के आसपास बन रही है तो उसका हम डिटेक्शन किससे करेंगे, सीटी स्कैन और एमआरआई से। दूसरा इसमें हम अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं दोस्तों। अल्ट्रासाउंड, ठीक है दोस्तों, ये थे इसके कुछ डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन जिनकी हेल्प से क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं कि पेशेंट की कंडीशन किस तरह की है और कितना उसका क्या है सीरम जो सीरम लेवल है कैल्शियम का वो कितना रेज हो रखा है। बाद में अगर इसके हम कुछ इसके जो रेडियोलॉजिकल टेस्ट हैं उनसे भी हम क्या कर सकते हैं पता दोस्तों, कोई सिस्ट फॉर्म हो रखी है, कोई ट्यूमर। दूसरा हम बात करते हैं, अगर ट्यूमर फॉर्म हो रखा है तो हम उसके लिए सर्जरी प्लान करते हैं। अगर कोई ट्यूमर फॉर्म नहीं हो रखा है तो अगर कुछ और कंडीशन है, जैसे हम बोल रहे हैं कि हाइपर पैराथायरॉयडिज्म के कुछ सिम्टम्स हमें शो नहीं होते, तो उसके जो फर्दर सिम्टम्स है उसके लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, वेट करना पड़ता है। अब बात करते हैं दोस्तों इसके मैनेजमेंट की। सबसे पहले हम मैनेजमेंट देखेंगे नॉन फार्माकोलॉजिकल। जी बिल्कुल, नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट वो होते हैं जिसमें क्या है कि हम कोई मेडिकेशन पेशेंट को प्रिस्क्राइब नहीं कर रहे हैं। तो पेशेंट को सबसे पहले हमें क्या करना है, उसका जो डेली इंटेक फ्लूड है, जो फ्लूड इंटेक है उसका वो हमें बढ़ा देना है। 2000 ml तक पेशेंट का क्या करना है, हमें फ्लूड बढ़ा देना है, जिससे क्या करें उसका जो यूरिनेशन है उसकी फ्रीक्वेंसी को हम इंक्रीज कर सकें। दूसरा हम बात करते हैं जो उसका डाइटरी हैबिट है, उसमें हमें क्या करना है दोस्तों, लो लेवल ऑफ कैल्शियम डाइट हमें क्या करनी है, पेशेंट के डेली इंटेक में बढ़ा देनी है। तीसरा हम बात करेंगे जो पेशेंट के डाइटरी इंटेक है, मतलब कौन से डेयरी प्रोडक्ट हैं, उनमें भी हमें क्या करना है, लो लेवल कैल्शियम की जितनी भी डाइट है उनको क्या करना है, हमें डेली इंटेक में लेके आना है। या हम बोल सकते हैं जो कैल्शियम रिच डाइट है उनको रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, क्योंकि बॉडी के अंदर क्या हो रहा है, कैल्शियम का अमाउंट बढ़ रहा है। अब हम बात करते हैं दोस्तों इसके फार्माकोलॉजिकल। फार्माकोलॉजिकल के लिए एक मेडिसिन होती है दोस्तों एंटीबायोटिक, जिसको हम बोलते हैं टॉक्सिक एंटीबायोटिक। जी हाँ, अब ये एंटीबायोटिक कौन सी होती है दोस्तों, टॉक्सिक एंटीबायोटिक। बेसिकली ये मेडिकेशन क्या करती है, जो बोन के अंदर रीअब्जॉर्प्शन होता है कैल्शियम का उसको क्या करती है, प्रिवेंट करती है। अब प्रिवेंट होने के बाद क्या करती है दोस्तों, उसको जो कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन होता है बोन के अंदर उसको बाहर निकालती है। प्लस उसका क्या करती है, यूरिन की फ्रीक्वेंसी होती है हमारी किडनी के थ्रू जो बाहर निकलने वाला होता है उसकी फ्रीक्वेंसी को क्या करती है, बढ़ा देती है, ताकि क्या है कि ज्यादा से ज्यादा जो कैल्शियम हमारी बॉडी के अंदर बनना है उसको एक्सक्रीट आउट कर सके। इस मेडिसिन का नाम है दोस्तों प्लीकामाइसिन। इसका जो नाम है प्लीका माइसिन। ये कौन सी है दोस्तों, टॉक्सिक एंटीबायोटिक। अब दूसरी मेडिकेशन होती है दोस्तों
बिस्पोफॉस्फोमेट। दूसरी मेडिकेशन कौन सी है दोस्तों? बिस्पोफॉस्फोमेट। बिस्पोफॉस्फोमेट। अब क्या करिए दोस्तों, ये हम मेडिकेशन इसलिए दे रहे हैं क्योंकि अगर कैल्शियम का हमें ज्यादा ही वो करना है, लॉस करना है, या कैल्शियम को एक्सक्रीट आउट करेंगे तो बॉडी में क्या कुछ चेंजेस हो सकते हैं। तो उस चेंजेस को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या देते हैं दोस्तों? बिस्फोस्फोमेट देते हैं, जो प्रिवेंट करती है कैल्शियम के लेवल को, जो कम ना हो बॉडी के अंदर से। दोस्तों ये करती है टू प्रिवेंट लॉस ऑफ कैल्शियम फ्रॉम बोन मैरो। जी बिल्कुल, फ्रॉम बोन मैरो। ये मेडिसिन क्या करती है दोस्तों? ये प्रिवेंट करती है ताकि क्या है, जो कैल्शियम का लॉस हो रहा है उस बोन मैरो के थ्रू उसको हम बचा सकें। क्यों दोस्तों? क्योंकि हमें बोन की ग्रोथ है उसको भी क्या करना है? बढ़ाना है। हमें ये नहीं करना है कि बिल्कुल हमें कैल्शियम बॉडी से निकाल देना है, कि नहीं बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमें हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम का बहुत बड़ा होता है, ये मेन इलेक्ट्रोलाइट होता है हमारी बॉडी के लिए। दोस्तों अब हम बात करते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट की। अगर सर्जिकल मैनेजमेंट की बात करें तो उसमें एक ही सर्जरी हम प्लान करते हैं दोस्तों, वो है पैराथायरॉयडेक्टमी। पैराथायरॉयडेक्टमी, इसमें हम प्लान करते हैं दोस्तों पैराथायरॉयडेक्टमी। वैसे तो सर्जरी का कोई भी क्या है कॉम्प्लिकेशन नहीं है, स्मॉल इंसिजन हम नेक के अंदर लगा कर क्या कर सकते हैं, पैराथायरॉयड ग्लैंड को निकाल सकते हैं। बस हमें ध्यान ये रखना है कि हमें जब भी हम पैराथायरॉयड ग्लैंड की कोई सर्जरी करवाते हैं तो हमें इस चीज का ध्यान रखना होता है कि हमें पैराथायरॉयड ग्लैंड को पूरा नहीं निकालना है, हमें वही ग्लैंड निकालनी है जो अफेक्ट हो रखी है। अगर 2 ग्लैंड अफेक्ट हो रखी है तो दोनों को निकालेंगे, अगर 3 हो रखी है तो तीनों को निकालेंगे, अगर 4 हो रखी है तो चारों को नहीं निकालेंगे, क्योंकि हमें कैल्शियम का लेवल भी हमें क्या रखना है? मेंटेन करके रखना है। क्योंकि सिंगल जो हमारी पैथोजेनिक ग्लैंड है वो क्या कर सकती है? मेंटेन कर सकती है, प्लस उसके साथ हम क्या दे सकते हैं? कुछ कैल्शियम सप्लीमेंट बॉडी को दे सकते हैं, या हम पेशेंट को कैल्शियम सप्लीमेंट लेने के लिए बोल सकते हैं। इसलिए क्या करते हैं, अगर हमारे बॉडी की चारों ग्लैंड, चारों पैराथायरॉयड ग्लैंड अफेक्ट हो रखी हैं, उनमें कोई इम्पेयर्ड हो रखा है, उनके कुछ फंक्शन इम्पेयर्ड हो रखे हैं, तो हम चारों पैराथायरॉयड ग्लैंड को नहीं निकालते हैं, उनमें से हम 3 ग्लैंड को ही निकालते हैं। ये क्वेश्चन अगर आपके सामने आता है तो आपको ध्यान रखना है कि आपको एक पैथायरॉयड ग्लैंड को नहीं रिमूव नहीं करते हैं, हम सिर्फ 3 को ही निकालते हैं। जी बिल्कुल, हमारी बॉडी में इस तरीके से क्या होती हैं? पैराथायरॉयड ग्लैंड थायराइड के अंदर धसी होती हैं। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से 2 साइड में होंगी, 2 साइड में होंगी। तो हम क्या करते हैं? जो अफेक्ट होगी उसी को निकालते हैं। जैसे हमने ये 2 को निकाल दिया अफेक्ट है, तो अगर ये चारों अफेक्ट है तो हमने 1 को निकाल दिया, एक बची है हमारे पास, तो इसको हम नहीं निकालेंगे, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर क्या हो रहा है, हमारे पैराथ हार्मोन का सिक्रीशन भी चाहिए, क्योंकि क्या करता है वो हमारे कैल्शियम रेगुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो दोस्तों इन्हीं कंडीशन के साथ आज हम क्या करते हैं, अपने लेक्चर को यहीं पे बंद करते हैं, ऑफ करते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट कंडीशन पढ़ने वाले दोस्तों डायबिटीज इंसिपिडस। दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई, हमारा लेक्चर आपको पसंद आया तो दोस्तों लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों आपका साथ ही हमारा विकास है। थैंक यू दोस्तों।